नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 5 जनवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 5 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल हैं? पहला आर्टिकल, आर नॉट टू रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क। देखिए, एक पार्टी है तमिलनाडु में जिसका नाम है मक्काल निधि मायम। ये कमल हसन जी की पार्टी है। कमल हसन जी एक बड़े ही रिनाउंड एक्टर हैं। उनकी बेटी है श्रुति हसन। ये दोनों ही नाम आपने सुने होंगे। तो ये मक्काल निधि मायम नाम की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसने रिसेंटली एक इलेक्टोरल एजेंडा को अनाउंस किया है, जिसमें इन्होंने बोला है कि वो वुमेन जो घर में रह के घर का काम करती हैं, उस काम को एक इकोनॉमिक वैल्यू दी जाएगी और उनको उनके काम के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। तो वुमेन जो घर पे काम करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने हस्बैंड का ध्यान रखना, अपने इन लॉज, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, इस काम को कभी भी उतना इंपॉर्टेंस, उतना कंसीडरेशन नहीं दिया जाता जितना कि देना चाहिए। अब भले ही मक्काल निधि मायम इस पॉइंट को उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि देश की पॉलिटिकल पार्टीज बाकी भी इस पॉइंट को उठाएं। यूएस में भी इसके लिए एक बहुत लंबा मूवमेंट चला है, जिसको आप बोलते हो सेकेंड वेव ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो ये सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे, यहां समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वुमेन जो घर पे काम करती हैं उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू को डिफाइन किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई विल से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद जो दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज की डेट में, वो है क्वालिटी गिग्स और सॉल्यूशन टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक स्कीम है मनरेगा नाम की, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसके इक्विवेलेंट ऐसा बोला जा रहा है कि एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट की स्कीम भी हमें निकालनी चाहिए और उसको गिग इकोनॉमी के साथ जोड़ना चाहिए। गिग इकोनॉमी, गिग एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि इस फोटो में यहाँ पे एक पर्सन आपको एक रेडी लगा के बैठा हुआ नजर आ रहा है। ऐसी बहुत सी रेडियां पूरे देश भर में हमको दिखती हैं, जहाँ पे चाट या फिर फल, इस तरीके की चीजों को बेचा जाता है। तो कैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट में इन रेडी वालियों को, या फिर जो भी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयमेंट में है, उनको अर्बन एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा जा सके। और कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ओला, उबर हो गया, आपका स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनमें काम करने वाले लोगों को सीधे सीधे गवर्नमेंटल स्कीम्स का बेनिफिट दिया जा सके, उसके बारे में यहाँ पे कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसलिए इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा वो है मैक्सिमम गवर्नर। देखिए, यहाँ पे गवर्नर जो कि अपनी ताकत को क्रिटिसाइज करते हुए दिखते हैं, जैसे कि केरला के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। अभी मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ कुछ यहाँ पे, खिलाफ तो नहीं बोलना चाहिए, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक सेशन बुलाने की कोशिश की और उस सेशन में फार्म बिल्स को क्रिटिसाइज करना था केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो अभी इस सेशन को बुलाने से शुरुआत में तो मना कर दिया गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से, उसके बाद ये गवर्नर का काफी क्रिटिसाइज किया गया। तो यहाँ पे रिसेंटली वो केसेस जहां पे गवर्नर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे। और वो जो केरला का गवर्नर वाला किस्सा है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो स्पेशली बना रखी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी, उसका रेफरेंस मैं आपको देख दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ब्लैक एंड ग्रे, पाकिस्तान एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट कीप अप अपीयरेंसेस बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। देखिए, यहाँ पे जकीर उर रहमान लखवी को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है, किसके द्वारा? पाकिस्तानी अथॉरिटीज के द्वारा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये ट्रेंड है, मैंने कल भी करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है तो पाकिस्तान इस तरीके कुछ एक्शंस लेता है। यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है, पाकिस्तान यहाँ पे क्या क्या गलत कर रहा है, उसके बारे में एक दो पॉइंट्स बताए गए हैं इस आर्टिकल में। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स मैं पहले के आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुका हूं, बट ठीक है, रिवाइजिंग के पर्सपेक्टिव से एक बार इनको फिर से देख लेंगे। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक आर्टिकल है हेस्टी अप्रूवल, नो ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली यहाँ पे भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, इन दोनों वैक्सीन के बारे में बात की गई है। और फिर केयर इज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैक्सीन ट्रायल, इन दो आर्टिकल्स को मिला के मैं एक पीपीटी बना के आपके लिए एक वीडियो अलग से कोशिश करूंगा लाने की। हालांकि वैक्सीन की एफिशिएंसी को लेकर और वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर मैं करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में आपको काफी कुछ बता चुका हूं, बट फिर भी चूंकि डेली बेसिस पे ये न्यूज बार बार आ रही है तो एक अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। और जो फाइनल आर्टिकल मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा वो है एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी। यहां पे रिसेंटली पावर मिनिस्टर आर के सिंह साहब ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 को अनाउंस किया है। अभी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में एफिशिएंसी लाना कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में बात की गई है। इस समय पे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग
तरीके से चला रही हैं। आपको पता है कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टेट्स में ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ये बहुत इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं, बहुत लॉसेस में चल रही हैं। तो इनके लॉसेस को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020 लेके आई है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो एक एफिशिएंट और सस्टेनेबल तरीके से कर सकें पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, साथ साथ कंज्यूमर्स को भी कुछ फायदे मिल सकें। कुछ स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज्यादा है, तो पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को यूनिफॉर्म करने के लिए, कंज्यूमर के एम्पावरमेंट के लिए ये नियम कुछ स्पेसिफिक चीजें लेके आते हैं। और साथ साथ इस आर्टिकल में ये भी बताया जाता है कि भाई एनर्जी एफिशिएंसी और एनर्जी कंजम्पशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हम लोग आज के इस एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स। सबसे पहले एडिटोरियल से शुरुआत करते हैं, नॉट टू रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ हाउस वर्क। दिस इज एन एजेंडा ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड नॉट जस्ट द मक्कल निधि मायम कुड इनकॉर्पोरेट इन देयर मैनिफेस्टो। मतलब ये एक ऐसा एजेंडा है जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बांटना चाहिए, रखना चाहिए, ना कि केवल मक्कल निधि मायम जो कि कमल हसन जी की पार्टी जिसने इस एजेंडा को जोड़ा है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बन सकते हैं। इससे मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपको भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम सबको पता है कि भाई तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं और इन स्टेट असेंबली इलेक्शन में एक पार्टी है मक्कल निधि मायम जो कि वेटरन एक्टर कमल हसन जी की है। तो इन्होंने एक इलेक्शन प्रॉमिस किया है और उन्होंने बोला है कि भाई वुमेन जो कि फुल टाइम होम मेकर्स हैं उनके काम की उनको वैल्यू दी जाएगी, उनके घर के काम को एक सैलरीड प्रोफेशन की तरह देखा जाएगा और उनके घर के काम को मोनेटाइज किया जाएगा। अब ये जो अनाउंसमेंट है ये कितना फीजिबल है इकोनॉमिकली, कितना नहीं है, वो तो देखिए बिल्कुल ही अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इशू को और सोशल इशू को हमारे सामने लेके आता है। ठीक है भाई, तब यहां पे बात करें ये मूवमेंट सामने आया कैसा, इस मूवमेंट के ओरिजिन क्या है। तो इस मूवमेंट के ओरिजिन नहीं है, इस मूवमेंट के ओरिजिन इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजेस फॉर होमवर्क, लेडीज जो घर में काम करती हैं। अभी फॉर एग्जांपल एक लेडी जो अपने घर में काम कर रही है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हमारे घर में जो बाहर से मेड्स काम करने आते हैं वो फीमेल मेड्स भी हो सकती हैं, मेल मेड्स भी हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो मेड जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो ज्यादातर लेडीज ही होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो सोशल सेटअप है वो कुछ इस टाइप का बना हुआ है कि भाई जेंट्स बाहर जाके काम देखेंगे, ठीक है ना, और लेडीज आके घर में काम करेंगे। तो मेरे यहाँ पे भी जो पिछले 2 साल से दीदियां काम कर रही हैं वो उनके हस्बैंड या तो ओला चलाते हैं या फिर किसी दूसरे होटल में जाके खाना बनाते हैं, बट वो कभी घर नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेरे घर में जो दीदी काम करती थी वो बोलती थी कि भैया मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरे हस्बैंड आके खाना बना देंगे बट वो बर्तन नहीं साफ करेंगे। आप समझ रहे हैं ना किस तरीके से चीजें काम करती हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो कुछ इस तरीके से बन गई है कि कुछ काम स्पेसिफिक कर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बर्तन धोना एक छोटा काम हो गया तो भाई वो मेरे हस्बैंड आके नहीं करेंगे, हाँ वो खाना आके बना सकते हैं जितने समय के लिए मैं अपने घर के लिए जा रही। तो इस तरीके की चीजें मैं आपको एक बार एक एग्जांपल दे रहा हूं अपने से कनेक्ट करके। तो अब ये जो घर के काम है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एसोसिएट किए जाते हैं वुमेन के साथ कि भाई वुमेन ही घर का काम करेंगी, ठीक है, चाहे वो वुमेन उसी घर की हो या फिर बाहर से कोई आ रहा हो। हालांकि मेल एक्सेप्शंस दिख जाते हैं बट ज्यादातर ऐसा ही होता है। अब ये जो वेजेस फॉर हाउसवर्क नाम का जो मोमेंट है बेसिकली इट वाज अ स्ट्रगल एंड कॉन्शियसनेस रेजिंग मूवमेंट। इसको आप बोल सकते हो सेकेंड वेव ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। फर्स्ट वेव ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट क्या था कि भाई हमको बराबरी की राइट्स दीजिए, हमें वोटिंग के अधिकार दीजिए, हमें मेन के बराबर बराबरी राइट्स दीजिए, चलिए ठीक है। सेकेंड वेव में क्या बोला गया कि भैया सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ वुमेन। सीधी सीधी बात यह है कि वुमेन जो हर दिन घरों में काम करती हैं, चाइल्ड केयर करती हैं, अपने पतियों का और इन लॉज का ध्यान रखती हैं, प्राइवेट रिल्म ऑफ द हाउस होल्ड में जो वो काम करती हैं उस हाउस होल्ड को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उस हाउस होल्ड को कुछ तो पैसे मिलने चाहिए। अब यहां पे आप देखिए एक एजम्पशन लिया गया है। एजम्पशन क्या है कि वुमेन हाउस वर्क के साथ एसोसिएटेड है, ये एक नेचुरल एफिनिटी है। मतलब दिस इज द नेचुरल ड्यूटी ऑफ वुमेन टू डू द हाउस वर्क, जिसको बोला था लेबर ऑफ लव। तो वो जो वुमेन है वो अपने बच्चे के लिए जो कर रही है दैट इज लेबर ऑफ लव, जो अपने हस्बैंड के लिए या इन लॉज के लिए कर रही दैट इज लेबर ऑफ लव। और लेबर ऑफ लव को मोनेटाइज तो किया नहीं जाता। तो इस एक पर्टिकुलर नोशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट चालू हुआ था
और कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका में मूवमेंट वुमेन राइट एक्टिविस्ट ने चलाया था 1960s में, 1970s में, और कहीं ना कहीं वुमेन के काम को घर में मोनेटाइज ना करना और ये बोल देना कि ये तो पर्सनल सर्विस है, ये लेबर ऑफ लव है, इसके खिलाफ एक प्रॉपर मूवमेंट चला था। और ये भी बोला गया कि कहीं ना कहीं ये जो काम है ना, ये कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में जो वर्कर्स जाके काम करते हैं उसके साथ रिलेटेड है ये काम। ये काम कैसे रिलेटेड है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां पे दो ऑथर्स की थ्योरी को कोट किया गया है। एक है आपका मैरिया रोसा डाला कोस्टा, एक है सेल्मा जेम्स। 1972 में इन्होंने अपना एक ऑथरशिप पब्लिश की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी इतना आपको जानना जरूरी है नहीं, आप बस यहाँ पे चीजें समझ रहे हो। अगर आप लेडी की बात करो तो लेडी एक बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक वो उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। वो दिन में कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, आयरनिंग क्लोथ्स, लंच बॉक्स को प्रिपेयर करना, सारे काम करती है। ठीक है, अब इन कामों के दम पे ही एक जो जेंट्स है, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर जाके शॉप में काम करेगा या असेंबली या फैक्ट्री या कहीं पे भी जाके काम करेगा, वो जेंट्स बाहर जाके काम तब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बैक एंड में उनकी जो घर की वाइफ्स हैं या बहनें हैं या मदर है, वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको। कहीं ना कहीं जो मेन बाहर जाके काम करे, हालांकि आज की डेट में वुमेन भी जाके बाहर काम कर रही हैं, लेकिन चूंकि यहां पे उन वुमेन्स की बात हो रही है जो कि घर में काम कर रही हैं, इसलिए उस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन घर में काम कर रही है, वो बैक एंड से मेन को सपोर्ट दे रही है, तो ही मेन जाके बाहर काम कर पा रहे हैं, तो ही वो घर में कमाई लेके आ पा रहे हैं, और तो ही इंडस्ट्री और कैपिटल फल फूल पा रहा है। ये इंडस्ट्री, ये कैपिटल, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशंस काम ही नहीं कर पाएंगे अगर ये आदमी वहां पे आके काम नहीं करते हैं, और आदमी वहां पे जाके काम नहीं कर सकते हैं अगर उनको बैक एंड से सपोर्ट नहीं मिलता। और इन आदमियों को पैदा कौन कर रहा है? 9 महीने तक एक औरत अपने पेट में रख के पैदा कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे वुमेन के रोल को बिल्कुल ही हटा देना, बिल्कुल ही कुछ ना समझना, ये बहुत गलत है। ये बात यहां पे पॉइंट आउट की जा रही है। अच्छा, एक और बात यहां पे बताई जा रही है कि मान लीजिए कोई वुमन अपने काम की वैल्यू दिखाने की कोशिश भी करे, कोई वुमन अपने घर में अपने हक को मांगने भी कोशिश करे, तो उनको नैगिंग, अब पूरा लिखा नहीं है बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, नैगिंग बिचेस बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब कि जो वुमेन इन सब चीजों को करने के अगेंस्ट कंप्लेन करती है उसको अच्छा नहीं समझा जाता है हमारी सोसाइटी में। और ये केवल इंडिया की बात नहीं है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप की बात हो रही है। आज से 40-50 साल के पहले यूरोप में ऐसा होता था, वहां पे चीजें थोड़ी सुधर गई हैं, इंडिया में भी चीजें सुधर रही हैं, धीरे धीरे और सुधर जाएंगी। तो कुल मिला के यहाँ पे वुमेन जो कि मेन पे डिपेंडेंट है, वुमेन जो कि घर में काम करती हैं, वो अपने अधिकार को यहाँ पे मांग रही हैं, और मांगना सही पे भी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ये जो व्यू पॉइंट है कि भाई घर में काम करना एक वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये व्यू पॉइंट गलत है। ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है, और ये एक दकियानूसी ख्यालात पे बेस्ड है जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, जिसको बदलने की जरूरत है। अब आगे यहाँ पे एक और प्रॉपर व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है। सेकेंड वेव जो था वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें ये बोला जा रहा था कि जो वुमेन घर पे काम कर रही है उनके काम की मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। एक व्यू पॉइंट है, लेकिन इस व्यू पॉइंट के काउंटर व्यू पॉइंट्स भी आ रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए। एन ओकली नाम की एक सोशोलॉजिस्ट है, वो अपनी एक किताब में लिखती है 1970s में कि आप ये वेजेस फॉर हाउसवर्क का मूवमेंट तो चला रहे हो कि मतलब एक वुमेन जब घर में काम कर रही है तो उसको उसके काम के पैसे मिलना चाहिए, उसके काम को मोनेटाइज करना चाहिए, ये बात चलिए ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन इससे तो आप उस वुमेन को घर में ही बंद कर दोगे, उसका सोशल आइसोलेशन कर दोगे। तो मान लीजिए आप अपना ये वुमेन चला रहे हो कि घर में जो घर का काम करती है वुमेन, उनको उनके काम के पैसे मिलने चाहिए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको पैसे दे दिए गए तो वो तो उसी काम में बन जाएंगी, फिर तो वो कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाएंगी, और फिर तो मेन और उनके साथ घर का काम शेयर नहीं करेंगे जो अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो एक वुमेन को अगर आप उसके घर के किए गए काम की वैल्यू देने भी लगते हो तो फिर आप उसको बेसिकली घर के काम से एसोसिएट कर दोगे। फिर तो मैन ये समझेगा कि भाई ये तो घर का काम कर रही हैं, इनको तो इनके काम के पैसे मिल ही रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें तो अब घर का काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि घर का काम तो इनका ही हो गया। तो ये जो स्टीरियोटाइप है, अगर आप घर के काम को मोनेटाइज कर देते हो तो ये स्टीरियोटाइप और प्रोनाउंस हो जाएगा, और उस लेडी की एम्पावरमेंट के अगेंस्ट उठ के आएगा कि भाई फिर तो यही समझ लिया जाएगा कि अब तो इनको इनके घर के काम के पैसे दिए जा रहे हैं, अब तो मैन सोचेंगे कि यह हमारा काम है ही नहीं। ठीक है भाई, ये सब बातें यहां बोली जा रही। तो यहां पे ये जो सोशोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एन ऑकली जी, एक और बात बोल रही है, और कुछ और लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि द गोल ऑफ द वुमन मस्ट बी टू नॉट आस्क फॉर वेजेस but to free movement from the daily drudgery of routine domestic chores and enable them to participate fully in all spheres of social life, including paid employment outside the household। कहने का मतलब ये है कि फोकस इस बात पे नहीं होना चाहिए कि वो वुमेन जो घर पे काम कर रही है उनको पैसा दिलाओ,
फोकस इस बात पे होना चाहिए कि उन वुमेन को उनके डेली कामों से निजात दिलवा दो, छुटकारा दिलवा दो, और उनसे ये बोलो कि आप घर के बाहर निकलिए, आप घर के बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट पकड़िए, नौकरियां पकड़िए, ठीक है ना, और अपना जिंदगी चलाइए, ना कि आप घर में घुस के घर की मतलब मुर्गी की तरह काम करते रहें। ये सब बातें यहां पे कहने की कोशिश की जा रही है। फिर आगे बात बोला जा रहा है, The debate around monetary remuneration for housework remained unresolved within the women's movement, even as the tools to measure the value that women's unpaid work adds to national economies have grown more sophisticated. यहाँ पे एक और बात बोली जा रही है कि चलिए ठीक है, व्यू पॉइंट्स हमने देख लिया। एक व्यू पॉइंट ये बोल रहा है कि घर में जो वुमेन काम करती है उनको पैसा मिलना चाहिए। दूसरा व्यू पॉइंट ये बोल रहा है कि घर में जो वुमेन काम करती है उनको उनके काम से मुक्त कर दो ताकि वो बाहर निकल के अपनी मर्जी काम कर सके। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक बार कोई सोचो कि घर में जो वुमेन काम कर रही है उनका पैसा दिया जाए, तो उनको पैसे देने की मेथोडोलॉजी आप क्या डिवाइस करोगे? जो काम वो घर पे कर रही है उसका कोई सीधा सीधा आउटपुट नहीं नजर आ रहा है मॉनेटरी टर्म्स में। जैसे कि आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो, उससे कोई प्रोडक्ट बनता है, उससे कंपनी को फायदा होता है, प्रॉफिट निकलता है, उस प्रकार का एसोसिएशन यहां पे जोड़ना मुश्किल है एक मॉनेटरी वैल्यू के टर्म्स में। चूंकि सुबह उठ के खाना खाना भी ये बेसिक नेसेसिटी है, तो वो बेसिक नेसेसिटी एक वुमेन के दम पे पूरी हो रही है, एक इंसान की, एक बच्चे की जो कि स्कूल जा रहा है या जो कि काम करने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सीधी उसकी मॉनेटरी वैल्यू को डिसाइड करने के लिए जो भी टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो एक वुमेन जो कि घर में रह के घर का काम कर रही है, उसको उसके काम के कितने पैसे मिलने चाहिए ये अभी भी क्लियर नहीं निकल के आ पा रहा है। इसके बारे में जो भी बहस हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि किस प्रीमाइसेस पे, किस बेस पे आप एक वुमेन जो कि घर का काम कर रही हो उसके कंपनसेशन को डिसाइड करोगे, दिस इज अ प्रॉब्लम। फिर आगे बात की जाए तो एक रिपोर्ट पब्लिश की है किसने? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये रिपोर्ट पब्लिश हुई 2018 में। इसमें क्या बोला है? ग्लोबली वुमेन परफॉर्म 76.2% ऑफ टोटल पावर्स ऑफ अनपेड केयर वर्क। घर का जो काम करता है, जो अनपेड होता है, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि माँ बाप का ध्यान रखना, पूरी दुनिया में वुमेन 76.2% ऑफ द ये काम करती हैं। और अगर आप मेन के काम से देखोगे तो ये 3 गुने से भी ज्यादा, चूंकि 76.2% वुमेन हो गया तो 24% से कभी कम मेल हो गया, तो 24% के 3 गुना से ज्यादा काम वुमेन कर रही हैं। ये तो पूरी दुनिया की बात हो गई। ये फिगर एशिया एंड पैसिफिक के लिए हो जाता है 80%। एशिया एंड पैसिफिक में 80% ऑफ द अनपेड केयर वर्क वुमेन करती हैं और बाकी बचा हुआ मेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत प्रोनाउंस होकर नजर आ रहा है। और फाइनली आते हैं ये जो MNM पार्टी है कमल हसन की, जो कि ये बात बोल रही कि ठीक है भाई, हाउसवाइफ्स और घर में जो अनपेड केयर वर्क है उसके पैसे दिए जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि इसको सिर्फ एक इलेक्शन एजेंडा की तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक प्रॉपर कमीशन बैठाई जानी चाहिए। वो कमीशन प्रॉपर तरीके से उन स्ट्रेटजीज को, उन बेसिक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट्स को डिवाइस करेगा जिसके बेसिस पे वो लेडीज जो कि घर में काम कर रही हैं उनको कितना पैसा मिलना चाहिए उस चीज को डिवाइस किए। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम के कंसेप्ट के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज जोड़नी चाहिए, ताकि ओवरऑल कंसेंसस आ सके इस चीज के ऊपर कि वो वुमेन जो कि घर में घुस के बैठी हैं उनको उनके काम की वैल्यू मिल सके। इस आर्टिकल को लिखा है कल्पना करुणाकरन जी ने। ये डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में पढ़ाती हैं IIT मद्रास में। तो ये भी एक छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है, बड़ी पर्सनालिटी है, और इनके जो व्यू पॉइंट्स है वो बहुत पोटेंट है, आपको पढ़ के लगा भी होगा। तो ये था पहला आर्टिकल आज का जो हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, क्वालिटी गिग्स, अ सॉल्यूशन टू अर्बन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट विद नो अर्बन इक्विवेलेंट टू द नरेगा एज येट, देयर मस्ट बी अ फोकस ऑन सपोर्टिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इंडियन इकोनॉमी पहले 23.9% से घटी, अब वो फिर से ऊपर उठ रही है। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं कि भाई वी शेप्ड रिकवरी हो रही है, ब्ला ब्ला हो रहा है, सब कुछ बहुत कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन अब यहां पे बात ये है, इकोनॉमी नीचे गई, इकोनॉमी ऊपर आई। अभी इकोनॉमी नीचे गई तो एम्प्लॉयमेंट गिरा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अभी इकोनॉमी ऊपर जा रही तो क्या एम्प्लॉयमेंट उस स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है? इस बात के ऊपर ज्यादा बहस नहीं हो रही है। इकोनॉमी बढ़ रही है, इस पे यहां पे लोगों ने डिफॉल्ट मार लिया कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये दिखाता है एक डाटा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का ये डाटा दिखाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट रिकवरी है ना, वो जुलाई मंथ के बाद बहुत धीमी है। रिसेंटली जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स निकल के आ रहे हैं, नवंबर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 6.51%, दिसंबर में पहुंच गया 9.06%। अब यहां पे दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। एक हो रही है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट,
एक हो रही है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बात की जाए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की, जब लॉकडाउन लगा बहुत से लेबर रूरल इंडिया में वापस लौट गए। उनको शहरों में कुछ मिला नहीं तो शहरों में वो रुके नहीं, वो रूरल इंडिया में वापस लौट गए। जब वो रूरल इंडिया में वापस लौट गए तो एक ही चीज दिखी उनको सपोर्ट के लिए, और वो थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नरेगा। इस नरेगा के अंदर जो लेबर की डिमांड थी वो बढ़ गई, और आप देखो कि इस नरेगा के अंदर देयर वाज अ 243% इंक्रीज इन पर्सन वर्क डेज, यानी कि जो लोग इस नरेगा की स्कीम का बेनिफिट लेके काम करते थे उनका नंबर 243% से बढ़ा है। तो इससे पता क्या चल रहा है कि नरेगा के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी लोगों की वो बढ़ गई है। और इससे ये निकल के आया कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने लगभग 90% ऑफ इट्स इंक्रीज्ड 8,64,000 करोड़ एलोकेशन को नवंबर तक खत्म कर दिया। पूरे साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मनरेगा को 8,64,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया, ठीक है ना। और वो बढ़ाने के बाद, पैंडेमिक के बाद मनरेगा को जो एलोकेशन है वो बढ़ाया गया 8,64,000 करोड़। इस 8,64,000 करोड़ में से 90% खत्म हो चुका है नवंबर तक, और खत्म कब तक करना था? मार्च तक। तो नवंबर 2020, अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक 90% ऑफ 8,64,000 करोड़ खत्म हो चुका है, और इस 8,64,000 करोड़ को मार्च 2021 तक चलाना है। और उसके बावजूद 90% ऑफ 8,64,000 करोड़ को खत्म करने के बावजूद भी नियरली 13% ऑफ द 75 मिलियन हाउस होल्ड जो कि वर्क डिमांड कर रहे हैं उनको वर्क ही नहीं मिला। 75 मिलियन हाउस होल्ड, 7.5 करोड़ हाउस होल्ड वर्क की डिमांड कर रहे हैं, और उसमें से 13% हाउस होल्ड को वर्क मिला ही नहीं है। तो कुल मिला के जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी है, बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद बात की जाए शहरों की, तो भैया शहरों में भी शटर्ड हो गए बिजनेस, मतलब हर बिजनेस के शटर नीचे गिर गए, बिजनेसेस बंद हो गए। तो जो लोग शहर में रुक रहे थे, मिलियंस ऑफ वर्कर्स यहां पे बेकार हो गए। मैं खुद एक 2-3 लोगों को जानता हूं, मैं जहां पे रहता था वहां पे एक बताशे वाला, जो नहीं पानी के बताशे खिलाते हैं, ठीक है, लोग उंगलियां चाट चाट के खाते हैं, वो लगाता था शाम को रेडी। उसकी रेडी 3 महीने के लिए बंद रही, 3 महीने के लिए उसकी रेडी बंद रही, तो उसके पास अपना घर का किराया देने के पैसे नहीं बचे, उसको अपना घर छोड़ के बगल की एक झोपड़पट्टी में शिफ्ट करना पड़ा। वो झोपड़पट्टी जैसा ही एक छोटे से टीन के अंदर वो रहता था। तो इतने बड़े हाल, इतने बुरे हाल थे। और कहीं ना कहीं बर्गुनिंग गिग इकोनॉमी, कहने का मतलब ये है कि जो लोग पहले किसी इंडस्ट्री में काम करते थे वो गिग इकोनॉमी में घुसने लगे। गिग इकोनॉमी मतलब कि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि आप उठे, आपको किसी एक पर्टिकुलर स्किल सेट की जरूरत नहीं है, आप बस काम में लग गए। तो आपने कोई वड़ा पाव का ठेला लगा लिया, वड़ा पाव बेचने लगे, पानी की बताशे बेचने लगे। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो किसी तरीके से आपने एक कार का लोन लिया और आप ओला चलाने लगे, उबर चलाने लगे। तो इस तरीके की चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो गिग इकोनॉमी में लेबर काम कर रहे हैं, खासकर वो लेबर जो किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसका नाम है फेयर वर्क फाउंडेशन एनुअल रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेटफॉर्म लेबर। फेयर वर्क फाउंडेशन एनुअल रिव्यू ऑफ प्लेटफॉर्म लेबर, ये रिपोर्ट आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे मिल जाएगी। यहां पे एनालिसिस की गई है उन गिग वर्कर्स की जो 11 डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म? ओला, उबर, अर्बन कंपनी, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, ये स्विगी, इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है? इस रिपोर्ट के बेसिस पे यहाँ पे कुछ चीजों को पॉइंट आउट किया गया। देखते हैं क्या बोलती है रिपोर्ट। और हाँ, इस रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स आप पब्लिश कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई स्टैटिस्टिक लिख रहे हो और उस रिपोर्ट का नाम लिख देते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये इवेल्युएट कर रही है द वेल बीइंग ऑफ गिग वर्कर्स ऑन 11 डिजिटल प्लेटफॉर्म, और इनको 5 मैट्रिक्स पे असेस कर रही है। किन कौन कौन से 5 मैट्रिक्स हैं? फेयर पे, तो क्या इन लोगों को इनके काम के सही पैसे मिल रहे हैं? क्या काम करने की कंडीशंस फेयर हैं? क्या कॉन्ट्रैक्ट फेयर है, वो आदमी जो काम कर रहा हो, जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो उसके बीच में? क्या मैनेजमेंट फेयर है? और क्या रिप्रेजेंटेशन फेयर है? कुछ दिन पहले एक न्यूज निकल के आई थी कि जोमैटो वालों ने 50% सैलरीज कट कर दी थी अपने डिलीवरी एजेंट्स की, तो वो लोग स्ट्राइक पे चले गए थे साउथ इंडिया में, शायद कर्नाटक के लगभग की, ये हैदराबाद के आसपास की न्यूज है ये। ओके, अब यहां पे जब ये रिपोर्ट निकली फेयर वर्क फाउंडेशन एनुअल रिव्यू ऑफ प्लेटफॉर्म की, इसमें पता चला कि आउट ऑफ 10 5 से ज्यादा स्कोर केवल 2 कंपनीज का है, एक अर्बन कंपनी का, एक फ्लिपकार्ट का। मतलब अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट, ये 2 ऐसी कंपनीज हैं जहां पे जो लोग काम करते हैं गिग इकोनॉमी वाले, उनके हालात थोड़े अच्छे हैं। आउट ऑफ 10 5 से ज्यादा रेटिंग मिलती है अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट की। अर्बन कंपनी का अगर मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, तो ये एक स्किलफुल काम करने वाली कंपनी। कहने मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मैंने अपने घर में 2-3 काम करवाए वुडन के, ठीक है ना।
मुझे एक वुडन पट्टी लगवानी थी और एक दो चेयर वगैरह बनवानी थी, कैबिनेट बनवाना था, तो मैंने अर्बन कंपनी से एक पर्सन को बुक किया। अब अगर अर्बन कंपनी से बुक करने के बाद जो कारपेंटर आके मेरे घर में काम कर रहा है वुड का, उसके पास एक स्किल सेट है और वो स्किल सेट की एक मोनेटाइजिंग वैल्यू है, तो उसको पैसा मिलेगा। तो ये अर्बन कंपनी से ज्यादा उस बंदे की स्किल है जो कि घर में आके काम कर रहा था और उसको पैसा मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आपका स्किल लेवल एक मेजर रोल प्ले करता है। बहरहाल वापस आ जाते हैं कि भाई ये जो फेयर वर्क फाउंडेशन की एनुअल रिव्यू ऑफ प्लेटफॉर्म है, इसमें भाई आउट ऑफ 10 5 से ज्यादा केवल 2 कंपनीज को मिले हैं, अर्बन कंपनी और फ्लिपकार्ट को। 7 को 2 से कम मिले हैं और सबसे कम मिले हैं इंडिया के 4 लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म जायंट्स को, उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो। कहने का मतलब क्या है, उबर, ओला और स्विगी और जोमेटो में काम करने वाले जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं ना, उनके हालात बहुत ज्यादा खराब है। और कहीं ना कहीं चूंकि नरेगा रूरल इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो एक आवाज उठ रही है कि नरेगा जैसी स्कीम को अर्बन इलाकों में खोलो। और नए फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिवाइस करना मुश्किल है, तो क्यों ना इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने वाले जो गिग वर्कर्स हैं उनको जोड़ लिया जाए गवर्नमेंटल स्कीम के साथ। यहां पे मेन चीज तो यही है कि भाई अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि अर्बन इलाकों में कौन परेशान है, तो बेसिकली आप उन लोगों को पकड़ लो, उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लो जो कि इन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं। आपको ऑटोमेटिकली वो लोग मिल जाएंगे जिनकी सरकार को मदद करनी चाहिए अर्बन इलाकों में। अब यहां पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे बताए गए, इनको पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इवैल्यूएशन, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क एट हैंड रिमेन्स इवैल्यूएशन। Our current understanding of gig workers and workers remain constant to the limited discourses made by the platform themselves। सबसे पहले तो सरकार को अगर किसी गिग वर्कर की मदद करनी है तो वो गिग वर्कर सोसाइटी में कहां स्टैंड कर रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो पहली बात तो वो गिग वर्कर्स क्या करते हैं, उनके काम की क्या वैल्यू है, वो कितना कमा पा रहे हैं, उनके क्या हालात हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के डाटा को निकालते हो तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो गलत चीजें हैं उसको सरकार को रिवील करेंगे नहीं, तो लिमिटेड डिस्क्लोजर होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इंडिपेंडेंट स्टडीज कंडक्ट करानी है। वैसे तो बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज कंडक्ट हुई हैं जहां पे इन प्लेटफॉर्म्स पे, यानी बड़े बड़े जो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, स्विगी, ओला, जोमेटो, उबर जैसे प्लेटफॉर्म पे, अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके हालात क्या हैं, इसके लिए इंडिपेंडेंट स्टडी होनी चाहिए। अभी के लिए लिमिटेड इंडिपेंडेंट स्टडीज हुई है। सरकार को यह इंश्योर कराना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट स्टडीज हो, ताकि रेगुलेटर्स को पता चल सके कि इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जो लेबर काम कर रहा है उसकी एक्चुअली में हालत क्या है, वो कितने लोग हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं और उनको क्या क्या और चीजों की जरूरत है। और जब ये डाटा प्रॉपर तरीके से लेबर मिनिस्ट्री कोलेक्ट कर लेगी तब वो कुछ और अच्छी तरीके से चीजें कर पाएगी, मतलब वो रेगुलेट कर पाएगी। तो एक बार इंडिपेंडेंट स्टडी कंडक्ट करा के इन कंपनीज, सरकार को, सॉरी, लेबर मिनिस्ट्री को पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गिग वर्कर्स के ऑन ग्राउंड असलियत में हालात क्या है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव काम किसका, रेगुलेशन का। देन कम्स द वर्क ऑफ रेगुलेशन। देखिए क्या लिखा होता है, रीजन फॉर द सेंसिटिविटी प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड द वेराइड nature of gig work. While some workers use these platforms as a side hustle, for others it contributes to serve as a primary source of employment. देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, बट एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से वो कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, बहुत से ऐसे केसेस आपने भी सुने होंगे कि एक इंजीनियर एक 25,000 रुपए की नौकरी कर रहा था नोएडा में, उसकी नौकरी ने उसको निकाल दिया, तो उसने क्या किया, ओला में एक गाड़ी डाल के ओला चलाने लगा। अब वो गिग इकॉनमी में आ गया, वो ओला में गाड़ी डाल के ओला चलाने लगा है, तो वो गिग वर्कर है। लेकिन वो जो उसकी ओला है ना, वो उसका साइड जॉब है, वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, तो दिन भर नौकरी करते हैं, रात में 4 घंटे ओला कमाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं, लेकिन वो ओला चलाना उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो लोग गिग इकोनॉमी में एक्चुअली कितने हैं जिनका गिग इकोनॉमी प्राइमरी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भी आप इस सेक्टर को रेगुलेट करो तो भाई वो फ्रीलांसर्स जिनको हाईली स्किल्ड है और जिनको हाईली पेड है, जिनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, उनकी आप रेगुलेशन मत करो, उनके काम को आप मत रोको। देखिए जो टैलेंटेड आदमी है उसे तो उसके काम का पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप रेगुलेशन कर रहे हो तो वन साइज फिट्स ऑल रेगुलेटरी स्ट्रेटजी को लेके मत आइए। तो भाई गिग इकोनॉमी में आप वर्कर्स को रेगुलेट करने की बात कर रहे हो, आप उनको बेनिफिट देने की बात कर रहे हो,
लेकिन इस बेनिफिट को आप इस प्रकार से ना दो कि लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान हो जाए, मतलब सबको नुकसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद पढ़ाई वगैरह सब बंद हो गई, तो भाई कुछ पेरेंट्स हैं जो कि पैसा खत्म कर सकते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, उनको बड़ी चिंता हुई कि भाई मेरे बच्चे कैसे पढ़े होंगे। तो उन्होंने फ्रीलांस टीचर ढूंढने शुरू किए जो कि घर पे आके उनके बच्चों को ट्यूशन दे सके। और ट्यूशन देने के लिए भाई कुछ लोगों को पकड़ा, तो दिल्ली और मुंबई में जो लोग पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की पढ़ाई में पैसा खत्म कर सकते हैं, तो 700 रुपये प्रति घंटे या 600 रुपये प्रति घंटे पे उन्होंने ट्यूशन को हायर किया, और बाहर से एक आदमी आके बच्चे को घर पे पढ़ा के गया। इसमें कोई नुकसान नहीं है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके माँ बाप पैसा दे सकते हैं, वो सीख रहा है, जो पढ़ाने आ रहा है उसकी कमाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये फ्रीलांसिंग जॉब है, ठीक है ना, दिस इज अ फ्रीलांसिंग जॉब। तो इस तरीके के काम न बंद हो जाए। एक कारपेंटर जो कि फ्रीलांस पे काम उठा के किसी के घर में जाके वुडन का काम करता है, तो वो अपने स्किल के पैसे कमा रहा है, और ऐसे लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। ये मत समझिएगा कि गिग इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो लोग कमाते नहीं है। जो हाईली स्किल्ड कारपेंटर है वो महीने में 5-5, 6-6 लाख रुपए भी कमाते हैं मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में, ठीक है ना। तो यहां पे बस यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि आप गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करो, बस इस हद तक रेगुलेट ना करो कि जो हाईली पेड जो प्रोफेशनल्स हैं इसमें, ठीक है, जो कि अपने स्किल के दम पे पैसा कमा रहे हैं, उनकी कमाई आप बंद करो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। पैंडेमिक के चलते यहां पे आपको उन लोगों की मदद करनी है जो कि डिसएडवांटेज है, जो अपनी काबिलियत के दम पे अपने आप को कुछ बना पाए, उनको आप डिसएडवांटेज पे ले आओ, ये आपको नहीं करना है। ये सब बातें यहां पे बताई गई। तो यहां पे एक वायबल स्ट्रेटजी की बात की जा रही है कि क्या किया जाए। तो एक जो वायबल स्ट्रेटजी नजर आ रही है वो है टू इन्वॉल्व कंडीशनल गवर्नमेंट पार्टनरशिप विद प्लेटफॉर्म्स अंडर सम ऑफ द फ्लैगशिप स्कीम्स। जैसे कि एक एग्जांपल इसका, रिसेंटली पायलट वो एक्सपेरिमेंट चला था स्विगी के प्लेटफॉर्म पे। स्विगी का जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रोग्राम था उसको जोड़ा गया पीएम स्वानिधि से, यानी कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम से। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम को स्विगी के स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रोग्राम के साथ जोड़ा गया, और उसके थ्रू किया क्या स्विगी ने, 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को वो अपने प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आए, और उन्होंने इस बात को भी इंश्योर किया कि जो 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, ये जो भी फूड जोड़ बेच रहे हैं, ये सारे वेंडर्स दे आर सर्टिफाइड बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एफएसआई ने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स के खाने को चेक किया और देखा कि खाना अच्छा है, और उनके खाने को स्विगी के प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को डिलीवर भी कराया जा रहा है। तो अब ये डबल चीजें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने खाने का भी रेगुलेशन किया, तो खाना लोगों के पास एक अच्छी क्वालिटी का पहुंच रहा है, ये सरकार ने इंश्योर किया। प्लस इन स्ट्रीट वेंडर्स को स्विगी के प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिला, तो अब ये इनकी जो सामान की बिक्री है वो बढ़ेगी, सामान की बिक्री बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है इनकी कमाई भी बढ़ेगी। समझ के बात को। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, द साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ जॉब्स alongside the voluntary adoption of quality standards is an example of mutually beneficial partnership between the state and a platform that creates jobs while incentivizing greater level of confluence। यानी कि यहां पे ये बेसिकली ये ऊपर स्विगी वाले एग्जांपल का रीइटरेशन है कि स्टेट यानी सरकार, सरकार यहां पे किससे रिप्रेजेंट हो रही है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम से। स्विगी का स्ट्रीट फूड वेंडर्स प्रोग्राम ये है एक कंपनी, और इन दोनों के मर्जर से बेनिफिट किसको हो रहा है, उन स्ट्रीट वेंडर्स, उन 36,000 स्ट्रीट फूड वेंडर्स को बेनिफिट हो रहा है जो कि स्विगी की प्लेटफॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है जहां पे कॉर्पोरेट स्विगी, जहां पे गवर्नमेंट यानी कि आपकी पीएम स्वानिधि स्कीम, और जहां पे वो वर्कर्स जो कि कॉम्प्लियांस भी कर रहे हैं फसाई के थ्रू और अपने सामान को ज्यादा बेच के पैसा भी कमा रहे हैं। तो इस तरीके का कोई अरेंजमेंट लेके आना है, इस तरीके के सिमिलर कोलैबोरेशंस लेके आने हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट में, जो कि लोगों की कमाई को बढ़ा सके। और ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां पे बोला क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि अगर अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी की कोई स्कीम लेके आते हो आप नरेगा जैसी, तो कहीं ना कहीं उसमें आप जो भी अर्बन वर्कर को काम दोगे आपको कम से कम 300 रुपए प्रतिदिन देने पड़ेंगे, और 300 रुपए अगर आप प्रतिदिन देते हो तो इससे जो खर्चा आएगा सरकार के पास वो होगा लगभग 1 लाख करोड़ का। इस खर्चे को कम करने के लिए ये जो बड़े बड़े डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म है, इनको बोला जाए कि आप अपने डिस्क्लोजर नाम दीजिए, आप दीजिए कि आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं, उनके क्या हालात हैं, वो कितना कमा रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये वर्कर्स जो कि इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो पहली बात गिग इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, तो गिग इकोनॉमी को बिलोंग करने की वजह से वो जो कंपनी है वो उन वर्कर्स के लिए क्या कर रही है सरकार को पता चल जाएगा, सरकार को ये पता चल जाएगा कि उन वर्कर्स को किस चीज की कमी है, तो जिस चीज की कमी है वो सरकार उन तक पहुंचा सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सरकार को इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ना सोचने लगे कि सरकार मदद कर रही है इनके तो हम इनको कम पैसा देंगे तो चलेगा, ये नहीं होना चाहिए। ये कंपनियां
सिर्फ फैसिलिटेटर हो, सिर्फ सरकार को ये बताएं कि देखिए भाई ये इन लोगों का डाटा है, आप इनकी ऐसे मदद कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार की तरफ से मॉनेटरी हेल्प जाने लगी इनकी इकोनॉमिक वर्कर्स को, तो इन कंपनियों ने उनको कम पैसा देना शुरू कर दिया, अपने प्रॉफिट बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि इस चीज के चांसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अगर इन प्लेटफॉर्म्स के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं तो भाई कॉस्ट भी घट जाएंगी, ठीक है ना। तो एक विन विन सी सिचुएशन आ सकती है, बशर्ते इन कॉर्पोरेट्स का भी रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। ऐसा ना हो कि भाई ये कॉर्पोरेट्स अपने प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में बस सरकार के बेनिफिट के बेसिस पे ही डिपेंडेंट कर दें वर्कर्स को। तो ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। अगले आर्टिकल पे आते हैं, जल्दी जल्दी इन आर्टिकल्स को देखते हैं। वैसे तो इनके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ। मैक्सिमम गवर्नर शुड नॉट एक्सीड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज टू सर्व एज एजेंट्स ऑफ सेंटर। इसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, गवर्नर वर्सेस सीएम इन केरला। नवम रेबिया केस क्या है, आर्टिकल 174 और आर्टिकल 163 ऑफ द संविधान क्या है, ये सब मैं आपको पहले इस वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो को देख लीजिए जाके, तो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो कंटेक्स्ट है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, रिसेंटली गवर्नर के ऑफिस को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। केरला असेंबली में हुआ ये कि जो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, इनको केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला कि भाई आप एक केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुलाइए, वहां पे हम गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इन फार्म बिल्स को क्रिटिसाइज करेंगे। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इस चीज के लिए मना कर दिया और उन्होंने बोला कि ये एक प्रॉपर रीजन नहीं है। इस बात पे भाई गुस्सा आई, मतलब कहीं ना कहीं केरला की जो असेंबली थी उसने रिक्वेस्ट की केरला के गवर्नर को कि आप असेंबली की मीटिंग बुलाइए, हमको वहां पे फार्म बिल्स को क्रिटिसाइज करना है। केरला गवर्नर क्या बोल रहा है कि भाई ऐसी क्या अर्जेंसी आन पड़ गई कि आपको एकदम से मीटिंग बुलाने की जरूरत है। अब यहां पे जो केरला की सरकार है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार, और उस सरकार के पास ये राइट्स हैं कि वो अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मीटिंग बुला सकते हैं, और उस मीटिंग को बुलाने से गवर्नर रोक नहीं सकता है। तो भाई जो केरला के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन साहब, इन्होंने मिस्टर खान को लेटर लिखा कि आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है असेंबली की मीटिंग को बुलाने से रोकने का। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड नॉमिनी हैं और आप वही करेंगे जो हम आपसे करने को कहेंगे। आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते। और बाद में पिनराई विजयन के ये कहने पे आरिफ मोहम्मद खान को थोड़ी बुद्धि आई और उन्होंने सेशन बुलाया। एक्चुअली में देखिए, यहाँ पे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, गलती उनकी है नहीं। ज्यादातर जगहों पे जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है वो एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो, अपॉइंटमेंट होती है, और कहीं ना कहीं इन गवर्नर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की बात माननी पड़ती है। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी दुश्मन बन जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गवर्नर ज्यादातर केसेस में वही बोलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको करने को कहती है। हालांकि चलिए, फॉर्चुनेटली बाद में सेकेंड रिक्वेस्ट के समय पे केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने ये अप्रूवल अपॉइंट कर दिया और केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली मिली और वहां पे फार्म बिल्स के ऊपर बातचीत हुई। अभी क्या बातचीत हुई इसको थोड़ी देर में देखते हैं। फिर आगे बात करते हैं, पिछले साल भी एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था कि भाई 2020 में कि जो राजस्थान के जो गवर्नर हैं उन्होंने राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के कहने पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन नहीं बुलाया, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन या गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को मेजर करने के लिए। तो ये सब चीजें, और फिर केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इस चीज को क्वेश्चन किया था। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब अपनी जो पब्लिक इमेज है उन सब चीजों को इससे खराब कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब केरला में ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई जहां पे इन फार्म बिल्स को क्रिटिसाइज किया गया, वहां पे क्या बोला गया। एक तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइटेड थी। बीजेपी का एक लोन मेंबर चुप बैठा था, उन्होंने इन फार्म बिल्स को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने बोला कि अगर आपको ये फार्म बिल्स लेके आने थे तो आप इन फार्म बिल्स को एटलीस्ट इंटर स्टेट काउंसिल में डिस्कस तो करते। इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो यहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केरला, जब ये बहस चल रही थी फार्म बिल्स के ऊपर, तो सबसे पहले इस बात पे बहस चली कि गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग को बुलाने से रोकने का, जब तक केरला की राज्य सरकार के पास मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी तो है ही। उसके बाद ये बोला गया कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल में आपको बहस करनी चाहिए थी इन फार्म बिल्स को लाने से पहले। ये फार्म बिल्स उन सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में है। अगर वो स्टेट लिस्ट में तो इंटर स्टेट काउंसिल में बहस होनी चाहिए थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट के पास इन बिल को रेफर किया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ भाई। किस तरीके से राज्यसभा में बिल्स पास कराएगा ये हमने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास कितनी भी मेजॉरिटी हो, उस मेजॉरिटी को वो इतनी बुरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती जैसा कि फार्म बिल्स के थ्रू किया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसा बोल रही केरला की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, तो ये एक इवेंट है। आगे चलते हैं, ब्लैक एंड ग्रे, पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट कीप अप अपीयरेंसेस बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस।
पाकिस्तान में जकीर और रखवान लखवी को अरेस्ट कर लिया गया है। 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग होगी जनवरी में, एक मीटिंग होगी आपकी फरवरी में। जनवरी में जो मीटिंग होगी वो होगी FATF के एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप की, और फरवरी में जो मीटिंग होगी वो ओवरऑल मेन मीटिंग होगी जहां पे इस बात पे डिसीजन लिया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है या पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देना है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था जून 2018 में। पाकिस्तान को बोला गया कि हम आपको एक 27 पॉइंट एक्शन प्लान दे रहे हैं जिसको आपको अक्टूबर 2019 तक पूरा करना है। उसके बाद से 4 बार रिप्रीव मिल चुका है पाकिस्तान को, मतलब अक्टूबर 2019 में ही पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट हो जाना चाहिए था, बट ब्लैकलिस्ट हुआ नहीं। उसके बाद 4 रिप्रीव्स दिए गए हैं और ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को 27 पॉइंट पूरे करने को कहे गए थे। पाकिस्तान ने केवल 21 पॉइंट पूरे किए हैं, 6 पॉइंट पूरे करने अभी भी बाकी हैं। और अब जब फरवरी की मीटिंग होगी तो वहां पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में किया जाए या ना किया जाए, या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, इसके ऊपर बातचीत होने वाली है। अब कुल मिला के बात देखिए यहां पे ये है, पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म में बहुत से इल्जाम लगाए गए हैं। जैसे अलकायदा के लीडर अहमद उमर शेख, ठीक है, अहमद उमर शेख सैयद, ये वही टेररिस्ट था जिसको 1999 की IC 814 हाईजैकिंग के बाद छोड़ा गया था। तो ये जो पाकिस्तान का अलकायदा का जो लीडर है अहमद उमर शेख सैयद, इसको एक पाकिस्तान की कोर्ट ने खुला छोड़ दिया। 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल को मारा गया। हाफिज सैयद को टेरर फाइनेंसिंग के चार्ज दिए गए हैं लेकिन केवल 6 साल की सजा सुनाई गई है। लखवी को नाम के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। मसूद अजहर की बात कर लीजिए, तो कितने भी तरीके के जो टेररिस्ट हैं इनके खिलाफ एक्चुअली में पाकिस्तान की सरकार कोई खास स्टेप ले नहीं रही है। पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में ले चुका है 2012 से लेकर 2015 तक, और 2018 से लेकर वो अब तक ग्रे लिस्ट में है। अगर वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक विन होगा, चाइना के लिए विन होगा और इंडिया के लिए एक बैटल लॉस्ट होगा। जरूरी है कि इंडिया पाकिस्तान को यहाँ पे ब्लैकलिस्ट करवाए, क्योंकि जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तब पाकिस्तान की सरकार शायद कुछ स्टेप्स ले अपने यहाँ पे टेररिस्ट को ऑपरेट करने से रोकने के लिए। और फाइनल आर्टिकल पहुंचते हैं, एम्ब्रेसिंग एनर्जी एफिशिएंसी, डूइंग सो कैन ब्रिंग डाउन हाउस होल्ड एनर्जी बिल्स एंड रिड्यूस द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ डिस्कॉम्स। रिसेंटली हमारे पावर मिनिस्टर RK सिंह साहब ने अनाउंस किया है क्या, इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। ये रूल्स क्या करते हैं, दे ले डाउन यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स के लिए यूनिफॉर्म पावर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेटअप करना, और अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं ये डिस्कॉम, तो दे विल बी लायबल टू कंपनसेट कंज्यूमर्स इन केस ऑफ वायलेशंस। तो अगर कंज्यूमर्स को प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, अगर कंज्यूमर्स के राइट्स का वायलेशन होता है, अगर कंज्यूमर्स से डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज्यादा चार्ज किया जाता है, तो ऐसे केसेस में इन डिस्कॉम्स के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें गलत हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फील्ड है, जो डोमेन है इंडिया में, वो बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, तो इस प्रकार के स्टेप्स लेने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम जो फाइनेंशियल हालत है हमारे देश की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, वो बहुत खराब है। इंडियन डिस्कॉम्स आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो जब वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रही है, ऐसे समय पे इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर और रेस्ट्रिक्शंस लगाना ये सही है या गलत है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। कुल मिला के इन रूल्स के थ्रू सरकार पेमेंट रेट्स, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर से कितना पैसा चार्ज किया जाए, इसको थोड़ा कम करने की कोशिश कर जा रहा है, क्योंकि लोगों की भी जेब में पैसे नहीं कोरोना के पैंडेमिक के बाद, और अगर बिल ज्यादा आता है तो उनको पैसे देने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद द इंडियन गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड लिक्विडिटी रिलीफ टू हेल्प डिस्कॉम्स टाइड ओवर दिस क्राइसिस, बट दीज आर जस्ट शॉर्ट टर्म फिक्सेस। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कॉम्स को कुछ मदद नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कॉम्स की भी मदद कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मदद इनफ नहीं है, वो शॉर्ट टर्म मदद है, और यहाँ पे डिस्कॉम्स को लंबे समय के लिए मदद की जरूरत है। अब इस सब चीजों में जो इंडिया का रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो लोग घर में रहते हैं वो घर में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है लोगों का, खासकर रेजिडेंशियल, यहाँ पे कॉमर्शियल की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्रियल की बात नहीं हो रही, घरों में जो लोग रहते हैं उनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऐसा बोला जा रहा है कि वो 2030 तक डबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड्स अपनी बढ़ती हुई अर्निंग इनकम के साथ उनके शौक भी बढ़ रहे हैं। तो भाई पहले घरों में माइक्रोवेव ओवन होना एक लग्जरी नहीं थी, आज की डेट में माइक्रोवेव ओवन होना घरों में कॉमन बात हो गई है। मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में लोगों के घर में मेड्स खाना बना के चले जाती हैं, बाद में वही खाना माइक्रोवेव ओवन में गर्म होता है, तो वो एक नेसेसिटी बन गई है।
तो नए नए प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं घरों में, डोमेस्टिक नीड्स, वॉशिंग मशीन। तो डोमेस्टिक नीड्स बढ़ने की वजह से रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और जरूरी यह है कि अफोर्डेबल दाम पे ये इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाई जाए। और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी को लेके आना। बढ़ती एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को एक एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ जोड़ना है, तो सबसे बेस्ट क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी लेके आइए। क्योंकि जब आप एनर्जी एफिशिएंसी लेके आओगे तो भाई डिस्कॉम्स का फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, हाउस होल्ड्स के जो एनर्जी बिल्स हैं वो घटेंगे, ठीक है, और ये दोनों विन विन सिचुएशन है। तो एनर्जी एफिशिएंसी से पहली बात तो उस एनर्जी को कम दाम पे अवेलेबल कराया जा सकता है, और जो पावर डिस्कॉम आपकी कंपनीज हैं वो भी वाइवेबल हो जाएंगी। यहां पे करप्शन को भी कम करना पड़ेगा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको भी कम करना पड़ेगा, सब चीजें यहां पे आ जाएंगी। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या इंडिया में एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ किया गया है? तो बिल्कुल किया गया है भाई। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने बहुत से ऐसे एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को अडॉप्ट किया जिससे देश में यूज होने वाली जो एनर्जी है इसको बचाया जा सके। अगर आप देखो तो इंडिया में एक मैंडेटरी लेबलिंग प्रोग्राम चलाया गया है। अब यहां पे कुछ डाटा दिया जा रहा है किसके द्वारा? इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे के द्वारा। ये इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे किसने चलाया है, किसने कंडक्ट किया है? काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर ने और इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी ने। ये सर्वे क्या बोलता है? ये सर्वे बोलता है कि भाई 15,000 हाउस होल्ड जिनको 21 स्टेट्स में चेक किया गया, वहां पे ये पाया गया कि 75% एयर कंडीशनर्स एंड 60% ऑफ रेफ्रिजरेटर्स वर स्टार लेबल्ड। जब भी आपके घर में कोई इक्विपमेंट आता है उसके ऊपर एक स्टार लेबल लगा होता है, कुछ में लगा होता है, कुछ में नहीं लगा होता, ऐसा जरूरी नहीं सब में लगा हो। उस स्टार लेबल में आपको कहीं ना कहीं BEE लिखा हुआ नजर आता होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लिखा हुआ नजर आता होगा। कुल मिला के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नॉर्म्स के हिसाब से वो जो पर्टिकुलर अप्लायंस है ना वो कम इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, इस स्टार लेवल का यही मतलब है। तो ये जो इंडिया रेजिडेंशियल एनर्जी सर्वे था इसने ये बताया कि 21 स्टेट्स में 15,000 घरों में 75% एसी और 7% रेफ्रिजरेटर एनर्जी को बचा के काम कर रहे हैं। इंडिया में 90% घरों में एलईडी लैंप्स और ट्यूब्स यूज करी जा रही है। और आपको पता है कि जो एलईडी लैंप्स होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी बचाती हैं। सिस्का एलईडी इरफान खान साहब पहले ऐड करते थे, आपको याद होगा तो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं। अब बात की जाए 90% होम्स में जो फैन इस्तेमाल होते हैं ना वहां पे एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैंस नहीं है। तो यहां पे बताया क्या जा रहा है भाई, एसी रेफ्रिजरेटर ये एनर्जी एफिशिएंट बनाए गए, एलईडी लैंप्स ये एनर्जी एफिशिएंटली लगाए गए हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे एनर्जी एफिशिएंसी नहीं है। जैसे सीलिंग फैंस है, अभी सीलिंग फैंस और जो टेलीविजन है वो उतने एनर्जी एफिशिएंट आज की डेट में नहीं हुए हैं। 90% सीलिंग फैंस एनर्जी एफिशिएंट ही नहीं है। मतलब ज्यादातर 90% ऑफ द होम्स में जो सीलिंग फैंस है वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, केवल 3% एनर्जी एफिशिएंट फैंस मिलते हैं। 60% जो टेलीविजन का स्टॉक है वो सीआरटी मॉडल पे काम करता है, कैथोड रे ट्यूब मॉडल पे काम करता है। तो ये जो सीआरटी मॉडल वाला टीवी है ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। जो डेजर्ट कूलर्स हैं, ओके, जो 15% घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, लेबलिंग प्रोग्राम के अंदर आते तक नहीं है। हालांकि आप वाटर पंप्स और इंडक्शन कुक स्टोव्स की बात करिए तो ये हल्का फुल्का एनर्जी एफिशिएंट हो गए, बट उस लेवल पे अब तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो चीज एलईडी लैंप्स में हुई है, जो चीज एयर कंडीशनर्स में हुई है, जो चीज रेफ्रिजरेटर्स में हुई है, बाकी चीजों में भी होनी चाहिए, टीवी में भी होनी चाहिए, सीलिंग फैंस में भी होनी चाहिए, कूलर्स में भी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है और उसको एक मिशन मोड में करने की जरूरत है। ये बात यहां पे बोली जा रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? करने के लिए यहां पे कुछ चीजें बता गई हैं, वो देख लेते हैं। पहला, we need to improve the availability and affordability of energy efficient appliances. For instance, despite a voluntary labeling scheme since 2009, less than 5% of ceiling fans produced in India are star rated. तो भैया हमें अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की। इसके लिए एक वॉलंटरी लेबलिंग स्कीम 2009 से चल रही है, उसके बावजूद जो सीलिंग फैंस प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडिया में उसमें 5% से कम स्टार रेटेड है। तो जरूरी है कि सीलिंग फैंस को लेके आया जाए। सीलिंग फैंस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो कन्वेंशनल मॉडल्स हैं और जो एफिशिएंट मॉडल्स हैं उनके बीच में प्राइस डिफरेंस बहुत होता है। तो अगर आप मार्केट में एक सीलिंग फैन लेने जाओगे तो आपको एक अच्छा सीलिंग फैन 1100-1200 का मिल जाएगा, लेकिन जो एनर्जी एफिशिएंट वाला होगा वो 2000 तक में चला जाएगा। तो आप 1100-1200 वाला लोगे, आपको उस समय के 900 रुपए बचाना ज्यादा दिखेगा, ना कि यूनिट्स ऑफ एनर्जी बचाना। तो यहां पे जरूरी यह है कि जो अफोर्डेबल बनाया जाए उन फैंस को जो कि एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है ना भाई? यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
While Bureau of Energy Efficiency plans to bring ceiling fans under mandatory labeling from 2022, the high upfront cost will be another barrier. 2022 से BEE प्लान कर रहा है कि जितने भी प्रकार के पंखे मार्केट में आ रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंट हों, लेकिन उनको लाने के बाद भी एक बहुत बड़ी चीज ये रहेगी कि उन एफिशिएंट पंखों को आप जो उसके फ्रंट दाम है उन दामों को आप कम करो, क्योंकि जब तक उनके दाम कम नहीं है तब तक वो लोगों को इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को प्रमोट करना है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को सामने लेके आना है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एट स्केल पे उनको बनवाना है और इस बात को भी इंश्योर करना है कि वो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर रहे, वो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के बाहर ना निकल जाए। फिर भाई दूसरी चीज क्या करी जा सकती है कि इंडिया को एक नेशन वाइड कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन लेके आना है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। बीईई के स्टार लेबल्स के बारे में लगभग 25% इंडियन हाउस होल्ड्स को नहीं पता है, तो अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। टायर 1 सिटीज में, मेट्रोज में तो रेजिडेंट्स में अवेयरनेस रहती है कि भाई चलो ठीक है, एसी लेंगे, फ्रिज लेंगे, पंखा लेंगे तो एनर्जी एफिशिएंट वाला लेंगे, लेकिन स्मॉल टाउन्स में, रूरल इलाकों में ये अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जिसके लिए डिसेंट्रलाइज्ड एंड कंज्यूमर सेंट्रिक एंगेजमेंट स्ट्रेटजी की जरूरत है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, रिटेलर्स सब मास लेवल पे एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने की बातें करें। अब ये बहुत आइडियलिस्टिक सिनारियो है, इंडिया में तो ये चीज होने में भाई देखिए थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इंडिया में तो लोग अपफ्रंट पैसा बचाते हैं। और उसके बाद फाइनली एक और चीज करी जा सकती है, वी नीड टू मॉनिटर सप्लाई क्वालिटी एंड चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जिस प्रोडक्ट को सप्लाई किया जा रहा है लोगों को घरों में इस्तेमाल करने के लिए, और जिस हिसाब से उस प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जा रहा है, इन पैटर्न्स को स्टडी करना जरूरी है। और बदलते पैटर्न्स के साथ सप्लाई चेन्स और प्रोडक्ट्स के बनाने के तरीकों को भी बदल करने की जरूरत है। भाई हर जगह पे स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं आज की डेट में। ये स्मार्ट मीटर्स लोगों को बताते हैं कि भाई एक्चुअली में आपने इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके कितना पैसा बचाया। तो भाई लोगों को स्मार्ट मीटर्स लगा के ये बताना कि आपने ये अप्लायंस यूज किया तो आपका इतना पैसा बचा, तो अगर आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस लगाते हैं तो इतने समय में आप इतना पैसा बचा लोगे, तो इससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हो सकता है कि कंज्यूमर अप फ्रंट थोड़ा ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में उसका पैसा बच जाएगा। तो स्मार्ट मीटरिंग नेटवर्क को यहाँ पे प्रोएक्टिवली लागू करने की जरूरत है। रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी की फील्ड में इंडिया ने बहुत कुछ किया है, जैसे कि गवर्नमेंट की जो उजाला स्कीम है उसने एलईडी बल्ब के मार्केट को पूरी तरीके से बदल दिया है। ये जो उजाला स्कीम है इसने एनुअल कार्बन एमिशंस को 82 मिलियन टन से कम किया है। तो ये सब चीजें करके एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस को लाके 24/7 पावर को हम लोग सबको अवेलेबल करा सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। शालू अग्रवाल जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। शी इज अ प्रोग्राम लीड एट द काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW में। काफी अच्छे पॉइंट्स थे। ये वाला जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है दोस्तों थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे। गुड।